Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. In my previous lectures, I told you about the computer network, about the transmission media, wireless communication and ISDN. And today we are going to start some new topics like ATM, asynchronous transfer mode, cellular radio and about the communication satellite. So first we have ATM. What is the full form of ATM? ATM means asynchronous transfer mode. So asynchronous transfer mode क्या है, इसको हम आगे पढ़ते हैं. सबसे पहले इट इज़ एन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर ITUT efficient for call relay and it transmits all information including multiple services types such as data, video or voice which is conveyed in small fixed size packets called cells. Cells are transmitted asynchronously and the network is connection oriented. Asynchronous transfer mode क्या है कि ये डिफाइंड है, ये एक स्टैंडर्ड है, इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं ITUT में, जो कि है हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्शन. इसमें क्या होता है कि हम अपने डेटा को मेरा डेटा कुछ भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, उसको हम कन्वे करते हैं, सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स में, और उन पैकेट्स को हम बोलते हैं सेल्स. ये सेल्स को हम ट्रांसमिट करते हैं एसिंक्रोनसली, मतलब ये कोई कांस्टेंट नहीं होता कि हम इतने ही सेल्स को मैं एक बार में सेंड करूँगी, इतने ही डेटा को मैं एक बार में सेंड करूँगी, ये वेरी होता रहता है. एंड ये जो प्रोसेस होता है, ये जो काम करता है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, इसके लिए जो मुझे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है वो नेटवर्क इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड. तो उसके लिए मेरा कनेक्शन मेंटेन होना चाहिए. लाइक व्हेन आई एम सेंडिंग द डेटा, रिसीवर मस्ट बी देयर अवेलेबल टू रिसीव दैट डेटा. कनेक्शन होना चाहिए, ये नहीं है कि मैं डेटा सेंड कर रही हूँ एंड आई एम नॉट श्योर दैट वेदर द receiver is present on the other side or not. ATM is a technology which has some extent in the development of broadband ISDN in 1970s and 1980s, which can be considered an evolution of packet switching. In my previous lecture I told you about ISDN. So ISDN में क्या था कि हम simultaneously सारे डेटा को सेंड कर सकते थे, वेदर वो वॉइस की फॉर्म में है, वीडियो की फॉर्म में है, टेक्स्ट की फॉर्म में है, या फिर कोई भी अदर नेटवर्क सर्विस है. ATM को हम बोल सकते हैं कि एक एडवांस्ड वर्जन है, डेवलपमेंट है ब्रॉडबैंड ISDN में, ठीक है, विच कैन बी कंसिडर्ड एन एवोल्यूशन ऑफ पैकेट स्विचिंग. ईच सेल इज़ 53 बाइट्स लॉन्ग, 5 बाइट्स हेडर and 48 bytes payload. Making an ITM cell requires first sending a message to set up a connection. अब ATM को हम कैसे यूज़ करते हैं कि ATM कॉल को सेटअप करने के लिए पहले मुझे एक मैसेज सेंड करना पड़ता है टू सेटअप अ कनेक्शन. Subsequently, all cells follow the same path to the destination. अभी आई टोल्ड यू कि जब हम इसमें ATM में डेटा को सेंड करते हैं तो हम डेटा को स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में बना देते हैं और उन पैकेट्स को हम सेल्स बोलते हैं. तो सारे ही सेल्स जब सेंड होते हैं तो पहले वो एक मैसेज सेंड करते हैं टू फॉलो द सेम पाथ टू द डेस्टिनेशन. इट कैन हैंडल बोथ कांस्टेंट रेट ट्रैफिक एंड वेरिएबल रेट ट्रैफिक. अब ये जो डेटा सेंड होता है ये दोनों ही टाइप का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, कांस्टेंट रेट ट्रैफिक या फिर वेरिएबल रेट ट्रैफिक. अब ये ट्रैफिक क्या है कि जब मैं डेटा को सेंड कर रही हूँ सो देयर में भी चांसेस कि मैं रिपीटेडली डेटा को सेंड कर रही हूँ एंड आई एम नॉट श्योर कि पहले वाला डेटा मेरा रिसीवर के पास, मतलब रिसीवर को रिसीव हो चुका है कि नहीं हो चुका है. विदाउट दैट नॉलेज मैं डेटा को सेंड किए जा रही हूँ. सो इसमें क्या होता है कि मेरा जो सेंडिंग है वो दोनों ही टाइप के ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वो वेरिएबल हो. Thus, it can carry multiple type of traffic with end-to-end quality of service. ATM is independent of transmission media. They may be sent on a wire of fiber by themselves or they may also be packaged inside the payload of other carrier systems. ATM में जो एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है, ये मेरा ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर
डिपेंडेंट नहीं होता, ये उसका इंडिपेंडेंट होता है। इसको मैं थ्रू वायर, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू भी सेंड कर सकती हूँ, या फिर मैं किसी कैरियर सिस्टम के थ्रू भी, किसी नेटवर्क के विद द हेल्प ऑफ एनी नेटवर्क भी मैं इसको सेंड कर सकती हूँ। ATM नेटवर्क यूजेस पैकेट और सेल स्विचिंग विद वर्चुअल सर्किट्स। ATM में अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो डेटा सेंड होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है, और उन पैकेट्स को हम पैकेट या फिर सेल भी बोल सकते हैं। It is designs helps in the implementation of high performance multimedia networking। अब ATM की जो डिज़ाइन है वो प्रमोट करती है हाई परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीमीडिया नेटवर्किंग। मल्टीमीडिया क्या है कि मैं एनी टाइप ऑफ मीडिया उसमें सेंड कर सकती हूँ, वॉइस भी सेंड कर सकती हूँ, वीडियो भी सेंड कर सकती हूँ, कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकती हूँ। सो ये मल्टीमीडिया जो नेटवर्किंग है उसमें हाई परफॉर्मेंस को हेल्प करता है। ATM उसका एक ब्रॉडबैंड का एक एडवांस वर्जन है, उसमें जो मेरे ड्रॉबैक्स थे उनको ATM मेरा फुलफिल करता है। सेलुलर रेडियो। अब सेलुलर रेडियो क्या होता है? रेडियो क्या होता है कि देयर इज़ वन सेंडर एंड देयर आर सो मैनी रिसीवर्स। एक तरीके से ब्रॉडकास्ट होता है मैसेज, मैं डेटा को सेंड कर रही हूँ और एंड आई डोंट नो कि वहाँ पे सेकंड एंड पे मेरे कितने सारे रिसीवर्स और मेरे डेटा को वहाँ पे कौन रिसीव कर रहा है। तो सेलुलर रेडियो सिस्टम में क्या होता है कि जो मेरा लैंड एरिया है मैं उसको सेल्स में डिवाइड कर देती हूँ। लैंड एरिया को मैं सेल्स में किस बेसिस पे डिफाइन करती हूँ? देयर में भी चांसेस कि मतलब किसी लैंड में फ्रीक्वेंसी रेंज ज़्यादा है, किसी लैंड में फ्रीक्वेंसी रेंज कम है। लैंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे मतलब लैंड कैसा है, प्लेन लैंड है, माउंटेन्स हैं, वाटरी लैंड है। तो इन सब बेसिस पे मतलब लैंड की टेरेन पे एंड लैंड की रिसेप्शन क्वालिटी पे मैं उसको सेल्स की फॉर्म में डिवाइड कर देती हूँ। अब उन सेल्स की, हर सेल की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। एक सेल डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे काम कर सकता है, जैसे कि एक सेल की मेरी फ्रिक्वेंसी है F1 to F6, दूसरे सेल की मेरे जो उसके एडजेसेंट सेल्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी है F7 to F12, एंड उसके बाद में एक सेल से जिसकी फ्रिक्वेंसी थी F1 to F6, देयर में भी चांस कि थोड़ी सी दूर कोई एरिया है और उसकी भी सेम फ्रिक्वेंसी है F1 to F6। तो अब इनके कोरस्पॉन्डिंग इन जो सेल्स मैंने ये जो बनाए हैं, सेल्स मैंने जिस एरिया को मैंने सेल्स के फॉर्म में डिवाइड किया है, उन सेल्स के कोरस्पॉन्डिंग मैं अपने रेडियो स्टेशंस बनाती हूँ। उन सेल्स के कोरस्पॉन्डिंग मेरे रेडियो स्टेशंस होते हैं। देयर में भी चांसेस कि एक ही एरिया के दो डिफरेंट सेल्स की सेम फ्रीक्वेंसी हो, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही एरिया के दो एडजेसेंट सेल्स की सेम फ्रीक्वेंसी हो। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, ऐसा हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज उसकी वजह से को चैनल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। को चैनल इंटरफेरेंस क्या है कि जैसे मेरे एक सेल की फ्रीक्वेंसी है F1 to F6 और अगर उसके एडजेसेंट सेल की फ्रीक्वेंसी भी सेम है F1 to F6, तो जो मेरा रेडियो स्टेशन जब डेटा को सेंड करेगा, उसको नहीं पता वो डेटा को सेंड करेगा अपने F1 to F6 की रेंज में, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर सेल के लिए ही बेनिफिशरी है। अगर वो दोनों सेल्स की, एडजेसेंट सेल्स की सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो एडजेसेंट सेल भी उस डेटा को रिसीव करेगा जो कि उसके लिए यूज़फुल नहीं है और वो उस पर रिवर्ट करेगा, तो जिसकी वजह से कि डेटा में को चैनल इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। In a cellular radio system, a land area to be supplied with radio service is divided into cells in a pattern dependent on terrain and reception characteristics. These cell patterns roughly take the form of regular shapes such as hexagons, squares or circles. Each of these cells is assigned with multiple frequency which have corresponding radio base stations. The group of frequencies can be reused in other cells provided that the same frequencies are not reused in adjacent cells, which would cause co-channel interference. The increased capacity in cellular network compared with a network with a single transmitter comes from the mobile communication switching system developed by Amos Joel of Bell Labs.
that permitted multiple callers in a given area to use the same frequency by switching calls to the nearest available cellular tower having the frequency available. This strategy is viable because a given radio frequency can be reused in different area for an unrelated transmission. In contrast, a single transmitter can only handle one transmission for a given frequency. Inevitably, there is some level of interference from the signal from the other cells which uses the same frequency. Consequently, there must be at least one cell gap between cells which reuse the same frequency in the standard FDMA system. सो इसमें वही है कि जो मेरे दो सेल्स हैं, मतलब अगर कोई भी सेल्स एक ही एरिया के दो सेल्स सेम फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं, सो देयर मस्ट बी gap of at least one cell between the two cells which are using the same frequency. So ये मेरे को चैनल इंटरफेरेंस को अकर होने से प्रिवेंट करेगा. Consider the case of a taxi company where each radio station has a manually operated channel selector knob to tone to different frequencies. As drivers move around, they change from channel to channel. The drivers are aware of which frequency approximately covers some area. When they do not receive a signal from the transmitter, they try other channels until finding one that works. The taxi drivers only speak one at a time when invited by the base station operator. This is a form of transmission टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस. अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताया, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जब वो मूव करते हैं तो इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर्स तो वो एक फ्रिक्वेंसी सेंड करते हैं. अगर ट्रांसमीटर जब वो ट्रांसमीटर के थ्रू अपनी फ्रिक्वेंसी को सेंड करते हैं, अगर रिसीविंग एंड पे उनकी उस फ्रिक्वेंसी को अटेंड करने के लिए कोई है, मतलब उस फ्रिक्वेंसी से कोई मैच करती हुई फ्रिक्वेंसी वहाँ पर अवेलेबल है, रेडियो बेस स्टेशन पे अवेलेबल है, तो वो उनको रिप्लाई करेगी. जैसे कि उनका कोई कोड है 1 2 ऐसे करके वो रिप्लाई करेगी. जब टैक्सी ड्राइवर उस कोड को रिसीव करेगा तो उसको पता है कि हाँ उस एरिया में उस फ्रिक्वेंसी के लिए बेस स्टेशन है जो उसको रिसीव कर रहा है. फिर वो वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम उनको बताएगा एंड दे विल टेल हिज सॉल्यूशन. तो इसके लिए उसको सर्च करना पड़ेगा कि वो किस बेस एरिया में है, वहाँ पे कौन सी फ्रिक्वेंसी काम करती है और उसको कौन सी फ्रिक्वेंसी सेंड करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है और उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट. सो फर्स्ट थिंग कि सैटेलाइट्स क्या हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या हैं. कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक डिवाइस है जो कि हम आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट यूज़ करते हैं टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द अर्थ. दैट कनेक्शन, अब वो कनेक्शन क्या करता है, वो मतलब वो डिवाइस कैसे काम करती है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है, देयर आर सो मैनी स्टेट्स, देयर आर सो मैनी कंट्रीज़, और हम विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जोग्राफिकल जो जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा है उससे हम कनेक्शन मेंटेन नहीं कर सकते हैं. सो सैटेलाइट्स आर यूज्ड to make that connection with the geographical areas which are far from each other. A communication satellite is an artificial satellite that relays and amplifies radio telecommunication signals via transponder. It creates a communication channel between a source transmitter and a receiver at different locations on Earth. Satellite communication satellites are used for TV, telephone, radio, internet and military applications. There are about 2,000 communication satellites in Earth orbit used by the both government and private applications. Many are in the geostationary orbit 22,236 miles above the equator. और ये जो सैटेलाइट्स हैं जो मतलब इतने डिस्टेंस पे लाइक 35,785 किलोमीटर अबव हैं इक्वेटर से, ये सैटेलाइट्स स्टेशनरी पोजीशन पे हैं, दे आर नॉट मूविंग. वो मूव इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि व्हेन वी हैव टू मेक कनेक्शन विद देम सो वी डोंट नीड टू ट्रैक देम. दे आर इन दिस स्टेशनरी पोजीशन एंड जो ग्राउंड पे एंटीनाज हैं वो डायरेक्टली उन पे एम्ड हैं. सो व्हेन एवर वी नीड टू मेक कनेक्शंस विद देम वी कैन, हम लोगों को उन्हें ट्रैक नहीं करना पड़ेगा. 2000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हमारी ऑर्बिट में इस टाइम पे घूम रही हैं, रोटेट कर रही हैं एंड वी आर मेकिंग कनेक्शंस विद देम. कनेक्शन का मतलब क्या है कि वी आर टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम कि अदर जोग्राफिकल एरियाज़ में
क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमें इंटरनेट में हेल्प करती हैं, टीवी के कनेक्शन में, रेडियोज़, फ़ोन्स इंटरनेट के लिए हेल्प करती हैं। The high frequency radio waves used for the telecommunication links travel by line of sight and so are obstructed by the curve of the earth. The purpose of communication satellite is to relay the signal around the curve of the earth, allowing a communication between widely separated geographical points. जो मतलब widely separated geographical points हैं उनसे communicate करने के लिए we use communication satellites. Communication satellites used a wide range of radio and microwave frequencies. To avoid signal interference, international organizations have regulations for which frequency ranges or bands certain organizations are allowed to use. अब as I told you कि there are more than 200 satellites in the orbit. So अब वहाँ पे interference हो सकती है, co-channel interference हो सकती है. So उसको avoid करने के लिए कुछ bands fix किए हुए हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी रेंजेस फिक्स की हुई हैं कि दिस सैटेलाइट वर्क्स ऑन दिस बैंड, दिस फ्रीक्वेंसी रेंज. हर कंट्री की एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, हर कंट्री का एक बैंड है कि वो पर्टिकुलर उसी सैटेलाइट से अपनी इन्फॉर्मेशन अटेंड करती है या वहीं पर उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिवर्ट करती है. दिस एलोकेशन ऑफ बैंड्स मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस. ये एलोकेशन ऑफ बैंड क्या करती है कि ये रिस्क ऑफ सिग्नल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करती है.